एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री देख लिया है, अब थोड़े से बायोलॉजी के क्वेश्चंस को भी हम लोग देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला और यहाँ पर ये दिया गया है कि कौन से प्रकार की पढ़ाई को या फिर कौन से प्रकार के अध्ययन को क्या बोला जाता है। सबसे पहले पक्षी के अध्ययन को क्या बोला जाता है। आप सभी को नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा कि पक्षी के अध्ययन को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। उसके बाद वंशागति यानी कि हेरिडिटी को पढ़ना बहुत इजी है। उसमें एक शब्द है जीन से याद आएगा आपको क्या, जेनेटिक्स, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। एनवायरनमेंट सबसे इजी, एनवायरनमेंट के लिए तो हम सबको पता है कि एनवायरनमेंट की पढ़ाई को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। और लास्ट में बच गया है मेरा जीवाश्म, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, पैलियोलॉजी। ठीक है। तो ये यहाँ पर ये पहला जो चीज है वो मेरा सम्मिलित हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है वो मेरा किसके ऊपर है। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत के उपयोग करने को क्या कहते हैं। जो भी मतलब चल रहा है ना, जैसे कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, जैविक जगत में जो भी काम हो रहा है और फिर उसका उपयोग हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं। अच्छा, किसी को नहीं पता, इसको बोलते हैं बायोनिक्स। ठीक है। ये जो भी आप बायोलॉजी के टर्म्स में पढ़ रहे हैं, फिर इसको हम लोग अपने रियल लाइफ में उपयोग कर रहे हैं, वो मेरा बायोनिक्स हो गया। अच्छा, बायोनॉमिक्स क्या हो गया। बायोनॉमिक्स हो गया कि मतलब कोई जीवधारी है, ठीक है, अब उनके आपके एनवायरनमेंट को आपको पढ़ना है, उनका जो भी वातावरण है उसको अध्ययन को क्या बोलूंगा मैं, वो बोलूंगा बायोनॉमिक्स। बायोमेट्री तो आपको पता होगा कि एक प्रकार का विज्ञान का अध्ययन है। ये गणित और स्टैटिस्टिक्स का यूज करके मैं क्या बोल सकता हूं कि ये अध्ययन है विज्ञान का। बायोनॉमी ये मतलब जीवन के नियमों का है, अब वो चाहे इंसान के हो या फिर किसी पशु पक्षियों के। तो ये मेरा लॉज ऑफ लाइफ को बोलते हैं बायोनॉमी। तो इसका जो आंसर है वो मेरा बायोनिक्स है। अगला है रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। ठीक है। अब रेशम कीट पालन को आपको सभी मतलब ऑलमोस्ट बहुत लोगों को ये इसका उत्तर पता होगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसको हम लोग सीरीकल्चर कहते हैं। ठीक है। सीरीकल्चर का मतलब जो भी आप कच्चे रेशम होते हैं उनका उत्पादन के लिए जो भी आप कीट का पालन करते हैं। एपीकल्चर एक प्रकार के शहद के उत्पादन का उपयोग करने के लिए एपीकल्चर। हॉर्टिकल्चर तो पता ही होगा ना, ये आपके फल एवं फूल के लिए जो बागवानी होती है उसको हॉर्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर तो आपको जैसे पता चल रहा है कि यार उसमें एक शब्द है फ्लावर। ठीक है। तो यार और फ्लावर के जो सजावट के लिए जो काम आता है ना, उसको बोलता है फ्लोरिकल्चर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में और एक और सुमेलित कीजिए। फूलों की खेती को, फसलों की खेती को, सब्जियों की खेती को और फलों की खेती को। सबसे पहले क्या बोलते हैं, फूलों की खेती को इसमें सुमेलित नहीं है, लिखना है फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, ये तो ठीक है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी, ये भी ठीक है, एग्रीकल्चर बोलते हैं ना, तो वहीं से वो जो शब्द है एग्रोनॉमी आया है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको कि यार ऐसा है कि सब्जियों का जो होता है ना और फलों का होता है, अब फूलों का, वो तीनों अलग अलग चीज है। देखो, एक मेरा हो जाएगा फल, ठीक है, एक हो जाएगा मेरा फूल और तीसरा हो जाएगा मेरा क्या, सब्जी। ये तीनों चीजें उगाने वाली है, बागवानी के अंदर आती है। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी होता है, लेकिन एक्चुअल में सब्जी पूछा गया है ना। अब हॉर्टिकल्चर तो समझ में आ गया, सर बागवानी है तो सर बागवानी में तो तीनों आएंगे, बट पर्टिकुलरली सब्जियों का पूछा, इससे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। तो जो मेरा फल होगा तो फल को बोलता है पोमोलॉजी। ठीक है। जो मेरा फूल होगा, जो मेरा फ्लावर्स होंगे, उनके लिए बहुत सिंपल है, नाम में ही फ्लोरिकल्चर डाल दिया जाए। उसका जो सब्जी है, सब्जी को बोला जाता है ओलेरिकल्चर। और उम्मीद करो 3 नया चीज पता चला होगा। तो यहां पर सुमेलित नहीं है में क्या होगा मेरा, हॉर्टिकल्चर। फलों की खेती को पोमोलॉजी बोलते हैं, मैंने यहां पर बताया पोमोलॉजी बोलते हैं फलों की खेती को। ठीक है। उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं और एक फिर से नया कुछ देखते हैं। तो यहां पर आपको फिर से कौन से सही जोड़ी सुमेलित है उसके बारे में बताना है, शब्द और अर्थ। लेक्सिकोग्राफी जो होता है शब्दों का संकलन, हाँ ये लेक्सिकोग्राफी तो ठीक है। लेक्सिक हैंड राइटिंग प्रकार का विकार होता है। फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह, फिलोलॉजी ऐसा नहीं होता, ये एक प्रकार से भाषा का विकास जो होता है ना, उसके लिए बुलाता है। एंटोमोलॉजी, हाँ एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन नहीं होता यार, मानव एंटोमोलॉजी होता है ना, वो कीटों का अध्ययन होता है। ठीक है। तो ये कीटों का अध्ययन के लिए उपयोग किया था जो भी उसके बाद आइकोनोग्राफी तो यार चित्रकला का अध्ययन है। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जीएस बेस ज्यादा हो गया,
बट मुझे लगा कि क्या पता बेसिक क्वेश्चंस उठ के आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया है। वृद्धावस्था एवं काल रोहन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? हाँ सॉरी, वृद्धावस्था वाले में चलते हैं। तो इस प्रकार के चीजों को बोलते हैं जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी क्या है? ये वृद्धावस्था और उन चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑन्कोलॉजी पर। अच्छा, ऑन्कोलॉजी मतलब क्या होता है कि जैसे किसी को कैंसर है, ट्यूमर है, उनके लिए ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाया जाता है। टेरेडोलॉजी जो होता है कि यार वो शारीरिक विकास में असमानताएं होती है। अगर शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट में यदि कोई असमानताएं हैं तो उनके लिए उपयोग की जाने वाली चीज़ों को बोलते हैं टेरेंटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? तो ऑर्निथोलॉजी जो होता है, जो जहाँ पर आप पक्षियों का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी की वह शाखा है जहाँ पर आप पक्षी अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। सभी एक कोशिकाएं जीवी अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। अमीबा विभंजन करता है, ये सभी को पता है कि एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, और जो भी प्रोटोजोआ होते हैं वो लगभग एक प्रकार के, ये सभी सिंगल सेल मतलब वन सेल ऑर्गेनिजम्स है। मतलब क्या बोलते हैं, एकल कोशी है, ठीक है। और ये सभी एकल कोशी जंतु हैं, और इनका जो जनन होता है वो द्विखंडन विधि द्वारा होता है, ठीक है। ये सभी को पता है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि से जनन करते हैं, ये भी ठीक है। उनकी जो विधियां होती है वो अलैंगिक होती है, तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही बैठ जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम्फीबियंस बताता है। अब एम्फीबियंस क्या होता है? क्या बहुत तेज चलने वाले नावों को? नहीं। केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को? उनको तो नहीं बोलते हैं। और केवल स्थल पर ही चल सकने वाले पशु, मतलब कि जैसे कि हम हैं, तो ये उनको भी नहीं बोलते हैं। ये ऐसे पशु होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और मेरे जल और मेरे स्थल में भी रह सकते हैं। ऐसे लोगों को एम्फीबियंस, जैसे कि मेढक हो गया, बड़ा मगरमच्छ हो गया, वो जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है, ठीक है। तो ये मेरे एम्फीबिया एक प्रकार के ऐसे, मतलब जिनका शरीर जो है ना दोनों जगह अडाप्ट कर ले, उनको बोला जाता है जल और स्थल दोनों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात से चलने के? नॉक्टर्नल्स एनिमल में कौन कौन से वो जो जंतु है वो आते हैं? नॉक्टर्नल कहने का मतलब है कि यार जो रात में जगते हैं और दिन में रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं। क्या घरेलू मक्खी, खटमल या तोता? बिल्कुल नहीं, तोता भी रात में सो जाएगा। मच्छर, चमगादड़ और उल्लू? थोड़ा सा दो ऑप्शन में है कि हाँ सर ये तो कंफर्म है, इसमें थोड़ा डाउट है। मच्छर, गौरैया, हिरण, ये हिरण वाला हटा दो, चमगादड़, कुत्ता, ये भी हटा दो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, कि जो अब ऑप्शन में लेना पड़ेगा, मच्छर दिया है तो भले वो रात को परेशान कर रहे हैं, बट स्टिल आपको उसको ऑप्शन में अब लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ऑप्शन बन चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि निम्न को सुमेलित कीजिए, और आपको बताना है कि उनका जो जड़ होता है वो कहाँ से होता है, ठीक है। सबसे पहले प्रकंद। अब प्रकंद जो होता है इसको बोला जाता है अदरक, क्योंकि वो जो उनके रेशेदार वो जो तने होते हैं उनकी बात कहती है। स्तंभकंद मेरा क्या होता है? मेरा आलू का होगा। शल्ककंद मेरा किसका होगा? मेरा लहसुन का होगा। घनकंद मेरा किसका होगा? जिमीकंद या फिर सूरन का होगा, ठीक है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि अदरक जो है वो एक्चुअल में जड़ नहीं है, वो एक प्रकार का तना है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है? नहीं, ऐसा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसमें नोड और इंटरनोड होता है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ना इसमें नोड और इंटरनोड होता है, और यही उनका विशेष प्रॉपर्टी है अदरक का, इसीलिए वो एक प्रकार का तना है, जड़ नहीं है, वो एक प्रकार का रूट्स नहीं है, वो एक प्रकार का केवल स्टेम्स है। या मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, ऐसा जरूरी नहीं है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से हो सकता है। इसमें क्लोरोफिल की कमी है, ऐसा भी नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो थोड़ा सही बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को चलते हैं कि लहसुन की अभिलक्षण गंध का कारण क्या है? मतलब जो एक अलग सा पंजेंट जो स्मेल आता है वो लहसुन में क्यों आता है? तो वो आता है, आपको पता होगा, उसमें सल्फर यौगिक की वजह से, मतलब सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स होते हैं, उसकी वजह से गार्लिक में वो जो उसका अलग सा जो स्मेल है ना वो आता है, ठीक है। और उसमें क्या कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं, प्रचुर मात्रा में सल्फर पाया जाता है, इसीलिए उसको बोला जाता है कि उसमें एक प्रकार का अजीब सा गंध है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कूट वाला है, जैसा कि पापा हाल फिलहाल में पूछ रहा है उसी के हिसाब से। मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं, मतलब जैसे मरुस्थलीय, जैसे क्या क्या हो गए, जैसे मेरा कैक्टस हो गया, जैसे मेरा मदार हो गया,
है कि नहीं। कैक्टस हो गया, मदार हो गया, ये सभी क्या है, ये सब मेरे मरुस्थलीय पौधे जो रेतीले जगहों में जिनका जड़ होता है, तो इनके जड़ जो है वो काफ़ी लंबे होते हैं। ऐसा ये तो ठीक है, चलो उनके जड़ जो है काफ़ी लंबे होते हैं, बहुत ये मतलब हॉरिजॉन्टली ऐसे करके फैलते हैं, वो तो ठीक है। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। जो उच्च तापमान है वो विकास को प्रोत्साहित करेगा, ये कहना जो है ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि उसका जो निम्न तापमान है वो थोड़ा मतलब एक्चुअल में सामान्य तापमान थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी पर मैं अटक जाऊंगा, क्योंकि ए सही है परंतु जो आर है वो मेरा गलत है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद थोड़ा और एक और क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर लेते हैं, कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कुछ स्वयं से अपना खाना को बना लेते हैं ना, ठीक है, उनको मतलब ज़रूरत नहीं है, वो हेट्रोट्रॉप्स है, ठीक है, वो ऑटोट्रॉप्स है, सॉरी, वो स्वयं से खाना बना लेते हैं, तो वो संश्लेषित स्वयं से कर ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हर तालिका कहलाता है पाया जाता है। ऐसा नहीं है यार, देखो जो पोषण के आधार पर हमको पता है ना कि हम लोग उनको हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स बांटते हैं। हेट्रोट्रॉप्स मतलब क्या होगा यार, जो दूसरों पर निर्भर है, और ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है, जो स्वयं पर निर्भर है। हरा पदार्थ जो पाया जाता है, देखो अगर वो स्वयं से बना रहा है तो उसमें मैं ये देख पाऊंगा कि उसमें ना ये जो हरित लवक है कहलाता है वो पाया जाता है, वो गलत है। हरित लवक कहने का मतलब है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, यहीं पे सारा खाना बनता है, तो क्लोरोप्लास्ट इनमें नहीं पाया जाता है, तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।